के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर आग लगने की घटना एक और सामने आई है। कश्मीर घाटी में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी है। एक और बड़ी घटना कुरसू राजबाग शेख मोहल्ला में आग की घटना निकलकर सामने आई है और फिलहाल आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। करसू राजबाग का इलाका है जहां पर ये आग लगने की घटना निकलकर सामने आई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, दमकल विभाग के जो लोग हैं वो लगातार जुटे हुए हैं और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखते ही देखते आग जब बढ़ गई तो इसने विकराल रूप ले लिया और देखिए आप किस तरह से आम लोग भी वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अपना जो बने बनाया आशियाना है, जब वो अपनी आंखों के सामने धूं धूं कर इस आग की चपेट में जलता है तो जाहिर सी बात है ये जलन सिर्फ और सिर्फ इस मकान के आसपास नहीं बल्कि इसकी सीधा असर अपने अंदर होता है। और जिस मन से, जिस दिल से काफी लंबा समय लगता है और काफी कड़ी मेहनत लगती है इन आशियानों को बनाने में, इन आशियानों को संवारने में, लेकिन जब एक झटके में आग लगती है तो इससे कहीं ना कहीं पूरा सामान या फिर जो भी बना बनाया वहां पर चीजें हैं वो जलकर राख हो जाता है। तो ऐसी कुछ तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और काफी लोग वहां पर आसपास से जुटे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ महिलाएं दुआ भी मांग रही हैं ऊपर वाले से कि ये क्या कर दिया है। और जिस मेहनत के साथ हमने इसे खड़ा किया था, 2 मिनट में जब आग लग जाती है तो आग के बाद ये पूरा जल जाता है, पूरा राख हो जाता है। इसमें अंदर रखा सामान, कई बार कीमती सामान होता है, वो भी जल जाता है। हालांकि फिलहाल इस आग से जो घटना सामने आई है इसमें जान का कोई खतरा नहीं है अभी तक जो खबर आई है, लेकिन जो वहां पर सामान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। लोगों के इस वक्त जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये आग ज्यादा न बढ़े और इससे ज्यादा नुकसान ना हो, यही सबकी दुआ रहती है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर और इस आग को बुझाने का काम वहां पर किया जा रहा है। आम लोग भी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, वो भी उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर घाटी में आग की घटनाएं निरंतर पिछले कुछ दिनों में सामने आ रही हैं और ये एक बड़ा चिंताजनक विषय बनते जा रहा है कि आखिर आग की घटनाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं, इसकी चिंगारी कहां से शुरू होती है और ये बड़ी घटनाओं में तब्दील होती है जिससे लोगों को काफी सारा नुकसान भी होता है। इरफान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं। इरफान, जल्दी से जानकारी दीजिएगा, अभी क्या वहां पर मौजूदा स्थिति है? देखिए शीतल, जहां तक इस आग के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मैं इस वक्त कुरसू राजबाग के इलाके में मौजूद हूं। ये शेख मोहल्ला का इलाका है जहां पर तकरीबन दिन के 12 बजे के बाद आग नमूदार हुई है, जिसने तकरीबन 6 मकान अपनी लपेट में ले लिए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आगे चले और दिखाएं। विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि एक साइड से अगर मैं इन तबकों को लेकर बात करूं तो ये गरीब पसमंजा तबका है, यानी वो तबका जो बेचारे मजदूर पेश रहते हैं और खास तौर पे इनको ये मालूम नहीं है कि आग किस तरीके से नमूदार हुई है। जबकि सुनने में यह जरूर पता चल रहा है कि अंदर जो है जानी नुकसान नहीं है बल्कि माली नुकसान लाखों रुपया का हुआ है। इन बिटवीन अगर बात करें जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मगर लोकल्स का यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से लोकल जाने में यहाँ पेश जो रहे हैं, विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है। कई सारी माएं बहनें जो है वो सड़क पर रो रही है, बच्चे रो रहे हैं जिनका छत जो है, जिनका मकान जो है वो सर से चला गया है। यानी इन बिटवीन अगर देखा जाए इनके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिस तरीके से दोबारा से अपनी तामीरात को अंजाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइव विजुअल्स के जरिए जो इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वही इलाका है जहां पर आज तकरीबन सुबह छोटे छोटे बच्चे जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रो रहे हैं। इनका आशियाना खत्म हो चुका है, जी हाँ, इनका घर खत्म हो चुका है। जबकि मैं इस तबके को लेकर बोलना चाहूंगा, ये मजदूर पेशा तबका है जो जिनके पास कोई जरिया नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन इनकी अपील ये है कि इनकी इमदाद फराहम की जाए। हमने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो यहाँ पर माएँ बहनें हैं, उनका मानना है कि सर से छत खत्म हो चुका है, रोजगार खत्म हो चुका है। लगातार हम आग की वारदात जो है वो तकरीबन कश्मीर में देख रहे हैं। इस बार हमने देखा शहर के हसास इलाकों में, शायद सुबह का वक्त हो, शाम का, दोपहर का हो, कह सकते हैं कि आग नमूदार होती है और इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं। फिलहाल जहां तक कुरसू राजबाग शेख मोहल्ला का ताल्लुक है,
लेकिन बताया जा रहा है इरफान, कि सवाल 8 से ये लेकर भी 10 है कि मकान। लगातार रेगुलरली पिछले कुछ दिनों में कश्मीर से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं और काफी नुकसान भी इसमें हो रहा है। इन आग लगने की वजहें क्या हैं, क्या मूल कारण है, किस वजहों से आग लगती है, और आज की जो घटना सामने आई है इसके पीछे का कारण क्या है इरफान? देखिए शीतल, अगर मैं कश्मीर को लेकर बात करूं तो मौसमी सरमा चल रहा है और इसमें अक्सर बेशतर जो है घरों में ब्लोवर, कांगड़ी या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हीटिंग गैजेट्स होते हैं। और खास तौर पर जो है सर्दी में हर कोई भी चाहता है कि वो खास तौर पर इस मौसम में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करे। अब जबकि हम सिचुएशनली बात करें तो खुदा ना खास्ता कहीं कहीं जगह पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं कहीं जगह पर जहाँ जिस तरीके से गैस बुखारी उसके वारदात पेश आते हैं। मगर जहां तक इस इलाके का ताल्लुक है, यहाँ के बाशिंदों का, यहाँ के लोगों का मानना है कि पता नहीं चला आखिरकार किस तरीके से आग नमूदार हुई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जरूर आग बड़ी भयानक और खतरनाक, क्योंकि हमने देखा कि कुछ गैस सिलेंडर्स भी मकानात के अंदर थे जो हमने देखे ब्लास्ट हुए हैं। और इस आग को कंट्रोल करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को काफी मेहनत करनी पड़ी है। इसमें दाद जरूर देनी पड़ेगी यहाँ के लोकल पब्लिक को, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी का साथ निभाया। हमने देखा कि यहाँ की लोकल पब्लिक खुद ही हाथों में पाइप लेकर जो है आग को बुझा रही थी। बिल्कुल, जब ऐसे हालात बनते हैं तो आम लोगों को भी बाहर आना पड़ता है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी और सीधी तस्वीरें इस वक्त इरफान दिखा रहे थे कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर आग ने विकराल रूप ले लिया है और काफी वहां पर नुकसान होने की संभावनाएं भी अभी तक जताई जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ जो चिनाब वैली में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है और ये हादसे सड़क हादसों से जुड़े हैं। सड़क हादसों का सिलसिला और सड़क हादसों का नाता पुराना रहा है चिनाब वैली से, और अक्सर चिनाब वैली से बड़े बड़े हादसे निकल कर आते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है, साथ साथ में चिनाब है और चिनाब के बिल्कुल साथ में सड़क भी बनाई गई है, मार्ग भी बनाया गया है, जिस वजह से वहां पर जब हादसा होता है तो वो बड़े हादसे में तब्दील होता है। गहरी खाई में गाड़ियां वहां पर जा गिरती हैं, जिस वजह से नुकसान भी बहुत सारा उठाना पड़ता है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले सालों में चिनाब वैली के अंदर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने मां खोई, किसी ने बहन खोई, बहुत सारी जानें गई हैं। खासतौर पर चिनाब वैली के अंदर एक बड़ा हादसा, 11 लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं और चिनाब वैली का एक और सड़क हादसा निकलकर सामने आया है। नदीम इकबाल संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, कहां पर यह सड़क हादसा हुआ है? और देखिए, चिनाब वैली से लगातार सड़क हादसे निकल कर आ रहे हैं, इस हादसे की क्या वजह रही और कितने लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, इस वक्त मैं ठीक उस सड़क पर हूं जिस सड़क पर हादसा हुआ है। ये मिहाड़ गनोत रोड है, जहां पर आज सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास में एक टाटा सुमो सिरे नंबर JK 191331 हादसे का शिकार हुई है। और इस हादसे में अगर देखें तो अभी तक डिटेल्स जो निकलकर सामने आ रही है, 13 लोग इस गाड़ी में सफर कर रहे थे। एक खातून ने अपनी जान गंवाई है, जबकि दीगर 12 अभी भी मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल के अंदर भर्ती किए गए हैं। इस वक्त हम देखें 12 लोगों को अगर से जख्मी हालत में जिला अस्पताल रामबन इलाज मुआवजा के लिए लाया था, लेकिन वहां पर फर्स्ट एड देने के बाद 3 लोगों को जम्मू मुंतकिल किया गया है और 9 लोग अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के अंदर है, जिनमें एक 2 साल बच्ची भी शामिल है जिसका नाम मैनिका देवी, जिनकी 2 साल उम्र बताई जा रही है। चब्बा रामबन से इनका ताल्लुक है, रघुवीर सिंह की बेटी। हालांकि ये देखें तो एक फैमिली से 3-4 लोग हैं। जहां हम रघुवीर सिंह की बात करें और रघुवीर सिंह की पत्नी, वो भी इसके साथ यहाँ पर सफर कर रही थी। और बाकी लोगों की अगर हम डिटेल की बात करें, यहाँ पर जो एक्सीडेंट में एक तो जिसने अपनी जान गंवाई है संकेशा देवी है, जो रघुवीर सिंह की बीवी है, और इसके साथ साथ में 2 साल बच्ची भी जो रघुवीर सिंह की थी। और अब डिटेल्स अगर हम इंजोर्ड की तरफ आए तो इसमें पहला नाम जो है पटियाल सिंह का है, जो लेट अमर सिंह के बेटे हैं और इन्हें जम्मू मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ में अगर हम देखें सुरजीत सिंह, चैन सिंह, संतोख सिंह, अमर ज्योति, सीमा देवी, रघुवीर सिंह, राजगोपाल, कहर सिंह, रंगेल सिंह, विद्या देवी इस हादसे में जख्मी हुए, जो जिला अस्पताल रामबन के अंदर। लेकिन नदीम, बार बार जो सवाल उठता है, खास तौर पर जब हादसे होते हैं तो एक ही सवाल सबके अंदर होता है कि भाई और लोडिंग हो रही है। अब जबकि 12 लोग एक गाड़ी में सवार थे, टाटा सुमो में सवार थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें 6 से 7 सवारी जो हैं वो ही बिठाए जा सकते हैं, जो नियम है। लेकिन उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करना और उसका नतीजा सबके सामने है।
बिल्कुल देखिए शीतल, ये तो कोई पहली बार हुआ नहीं है। हालांकि आप चिनाब रीजन को देखें या फिर आप रियासी के कुछ चसाना, धरमाड़ी और माहौर के एरियाज में देखेंगे तो इस तरह के जो सड़क हादसा आपको देखने को मिलते हैं, जहां इंसानी जाने जाया तो होती है, लेकिन इस सब की फिक्र किसी को नहीं होती। अगर होती है तो हादसा पेश आने के बाद 1 हफ्ते तक हम देखते हैं कि हर पुर्जा जिसकी जिम्मेवारी है कि वो ट्रैफिक रूल्स को जो है इंप्लीमेंट करे, वो एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद ये तमाम चीजें धीमे धीमे रफ्तार में आकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। और तमाम लोगों की इस वक्त हम देखें, क्योंकि अगर चलानिंग अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव पुलिस के पास है, वो ट्रैफिक पुलिस के पास है, वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास है, और इसके साथ साथ में मजिस्ट्रेट के पास भी इसकी पावर होती है, इख्तियारात होते हैं कि वो ओवरलोडिंग कर काबू पड़े। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी शायद नदीम, मुझे लगता है कि आम लोगों की भी है, ड्राइवर्स की भी है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर ड्राइवर्स को भी इससे सचेत किया जाता है, अवेयर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये मनमानी ये सवाल खड़े करती है नदीम। बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि यहाँ पर शीतल हमें उन चीजों पर भी देखना है कि यहाँ देखिए रामबन के अंदर अगर आप देखेंगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तो है, लेकिन इसके पास मैन पावर कितनी है इसका सबको पता है, सबको इल्म है, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या फिर मंत्री हो। ये तमाम चीजें तो एक तरफ है। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की बात करो, ट्रैफिक पुलिस को नाम दे रखा है ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे। तो जब ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे, तो इसका मतलब आप नेशनल हाईवे से बाहर ज्यादा जाएंगे नहीं। और एग्जीक्यूटिव पुलिस अगर आप देखेंगे तो उनके भी काफी तरह के काम होते हैं, ड्यूटीज होती है। लेकिन अब कुल मिलाकर हम कहें कि घुमाकर बात एक ही डिपार्टमेंट पर ठहरती है कि मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब पर उन लोगों को भी सोचना होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर है, इलेक्टेड पार्ट पर है, जिनके पास जिम्मेवारियां है, वो जो है सफिशिएंट स्टाफ रखे यहाँ पर, ताकि लिंक रोड्स भी चेक किए जा सके। और ट्रैफिक हुकाम को चाहिए कि वो जो है नेशनल हाईवे से हटाकर जो ट्रैफिक पुलिस को है लिंक रोड्स की तरफ भी भेजा जाए, ताकि वो लिंक रोड्स पर भी चेक करे। क्योंकि आप देखेंगे तमाम चीजें जब हो जाती है उसके बाद तो हर पुर्जा एक्टिव होता है, लेकिन हादसा पहले आने से ही पहले एक्टिव करना पड़ेगा। सीमित तरीके से जो कार्रवाइयां हैं उसकी वजह भी ये बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। देखिए, कंसर्न ऑफिशियल्स और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इस बात पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए, और जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि अगर लिंक रोड्स पर भी ट्रैफिक होती है तो जाहिर सी बात है जो ओवरलोडिंग होती है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बजट को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया है। बजट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया, और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे, और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए, और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पे भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पे नहीं कटे। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा? जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया। इधर कठुआ में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और बंदरों द्वारा फसलों को लगातार बर्बाद करने के बाद कई गांव के लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। लेकिन बंदरों के इस आतंक से ग्रामीणों को छुटकारे दिलवाने में प्रशासन भी अभी तक असफल सिद्ध हुआ है। बंदरों के इस आतंक के चलते ग्रामीणों को अब रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। तो कठुआ की तस्वीरें जहां पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है और लोगों की परेशानी हल करने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। रंजीव, बंदरों का आतंक और तस्वीरों से साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन लोग इससे काफी परेशान हैं। बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि कंडी का इलाका जो कठुआ जिले का है, लखनपुर से शुरू होकर ये कोटा तक का इलाका है, करीब 40 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका, जो जिसमें 40,000 हेक्टेयर भूमि पर किसान, कंडी के किसान बरसात होने पर अपनी फसल उगाते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन पिछले एक दशक से इस इलाके में जंगलों की कमी होने के कारण वहां पर खाने के लिए, जानवरों के लिए कुछ ना होने के कारण वहां पर जो बंदर है वो रिहायशी इलाके में घुस आए हैं और कंडी के इलाके में जो खेतों की फसलों को तबाह करते जा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने अब अपने खेतों में खेती करना ही छोड़ दिया है। जिसके चलते यहाँ के लोग जो है अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में बाहरी राज्यों का रुख कर रहे हैं और युवा, खासकर युवा बेरोजगारी के चलते बाहरी राज्यों को जा रहे हैं। जिनकी जमीनें ज्यादा भी थी उनके यहाँ भी फसलें बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, जिसके चलते जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं। अगर ये यही सिलसिला रहा तो आने वाले सालों में कंडी इलाके में लोग परिवार सहित यहाँ से पलायन भी कर सकते हैं। लेकिन कृषि विभाग की तरफ से, लेकिन रंजीव, ये भी एक बड़ी बात है, जहां पर बंदरों से प्रभावित इलाके हैं, जहां पर बंदरों का आतंक देखने को मिलता है, वहां पर लेमन ग्रास लगाने की योजना भी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन क्या उसका अभी तक इम्पैक्ट है, क्या आउटकम है, या फिर अभी तक इसका कोई असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि बंदरों के आतंक के बाद जो कंडी का इलाका है वहां पर कृषि विभाग की तरफ से प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल तौर पर लेमन ग्रास और अरंडी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और उनको बीज देकर उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दी। लेकिन बहुत भी अच्छी हुई, पैदावार भी अच्छी हुई, लेकिन बाजार में उपलब्ध होने के कारण, क्योंकि मार्केट इलाके में और ना ही मार्केट के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया गया सरकार की तरफ से कि किसानों को फायदा मिले, वह अपनी फसल को कहीं बड़ी मंडी में जाकर बेचे और उसके वाजिब मूल्य मिले। लेकिन इससे भी किसानों का मुंह मूड चुका है। लेकिन कृषि विभाग मानता है कि लेमन ग्रास और जो रंजी है उसके बाजार में जहाँ नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हैं।
लेकिन अभी हाल ही में जो हमारी बात हुई जो कृषि अधिकारियों से, उनका कहना है अब नया प्रयोग कराने जा रहे हैं किसानों से जड़ वाली खेती जैसे। ठीक है, लेकिन रंजीव, क्या संबंधित विभाग इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि जो हमारे जो खेत हैं या जो खेती बाड़ी है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, इसके लिए काफी उदासीन रवैया रहा है सरकार। पहले यहाँ 10 सालों तक कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी तो किसान अपनी आवाज उठाते तो कहाँ उठाते, लेकिन अब सरकार बनी है, किसानों को या इस इलाके के लोगों को काफी उम्मीद बनी है, क्योंकि इन्होंने पहले जो बरसात के ऊपर निर्भर था, जब बरसात थी तो जो कंडी के इलाके किसान गेहूं की वगैरह लगाते थे, लेकिन तिल वगैरह की फसलें अच्छी होती थी जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन ये फसलें बिल्कुल बंदरों के आतंक के बाद बिल्कुल छूट गई हैं। खेत खलियान देखो तस्वीरों में कि पूरी तरह से खाली पड़े हैं और जंगल नुमा हो चुके हैं, जिसके चलते क्योंकि किसान जो है वो काफी चिंतित है इस इलाके में। और ऊपर से कटी का इलाका, यहाँ पर ना तो कोई रोजगार है लोगों के पास, अन्य ना कोई इतनी बड़ी मार्केट के जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जरूर थोड़े से इलाके में शुरू हुआ है, कठुआ के इलाके में, वहां पर भी रेड जोन की इंडस्ट्री आने से वहां का वातावरण भी काफी दूषित हो रहा है। इसको लेकर लोगों का विरोध भी हमें बगाए देखने को मिलता है। तो ये बंदरों का आतंक से निजात दिलाने के लिए मांग जो है इस इलाके के किसान जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए रंजीव। हमें ये जानकारी दे रहे थे कि आखिर बंदरों ने आतंक मचा के रखा है, लेकिन प्रशासन या फिर संबंधित विभाग अभी भी इस पर कार्रवाई करने में सफल नहीं हुआ है। इधर यातायात को सुचारू बनाने के लिए डोडा पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डोडा पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डोडा पुलिस विभिन्न जगहों पर विशेष नाके लगाकर चेकिंग कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काट रही है। वसीम दत्तू हमारे से जुड़ेंगे क्योंकि अब प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है लोगों की परेशानी को हल करने में एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये डोडा की देख रहे हैं और वसीम हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं और वसीम पूरी जानकारी देंगे। वसीम, जरा बताइएगा, यातायात को सुचारू बनाने के लिए लगातार पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल पाए, प्रॉपर तरीके से चल पाए। बिल्कुल शीतल, देखिए लगातार डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा अजय आनंद और उनकी पूरी टीम यहाँ पे जिले के अंदर जो है इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आप पिछले दिनों की अगर आप बात करेंगे तो पिछले दिनों में हमने यहाँ पे देखा शहर के अंदर काफी ज्यादा वायलेशन, हालांकि आज भी देखी जा रही है। कम उम्र के बच्चे जो है शहर के अंदर स्टंटबाजी करते हैं और बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हो रही है। उसकी वजह से हमने देखा कि इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं अजय आनंद जी जो डीएसपी हेडक्वार्टर है उनकी टीम है वो इस तरह से काम करते हुए नजर आ रही है। उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है जो लोग इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि ट्रैफिक निजाम दुरुस्त किस तरह से होगा, और अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल जरूर उठेंगे और नुकसान आपका भी हो सकता है। तो इस तरह का निजाम जो है डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा जो है लोगों को सुधार रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और पुलिस इस तरह का कदम उठा रही है तो कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं जो है इससे अवेयर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पे हम सिविल सोसाइटी को लेकर बात करें तो इस वक्त सिविल सोसाइटी जो है पुलिस को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि काफी वर्षों से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि जहां पे पुलिस रॉन्ग पार्किंग पे लोगों को सवाल उठाती है, लोगों से पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा स्टेप है और इस तरह का कदम जो है पुलिस को उठाना चाहिए। आने वाले टाइम में इस तरह की मुहिम लगातार जिला डोडा के अंदर जारी रहनी चाहिए। जी शीतल, बिल्कुल, देखिए डोडा जो डोडा सिटी की खास तौर पर बात करें तो एक बहुत छोटा इलाका है, टापू इलाका है और वहां पर भीड़ भाड़ भी देखने को मिलती है, जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। जब बाहरी लोग वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो जीएमसी के चलते पहुंचे या अन्य मामलों के चलते वहां पर पहुंचे, उनको भी दिक्कत होती है। तो क्या उनके लिए कोई वास्ट प्लान जो है वो भी पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है? देखिए, आज हम देख रहे हैं कि पुलिस ट्रैफिक पुलिस को लेके साथ शहर के अंदर ई चलाने भी कर रही है। जो लोग रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जीएमसी वाला एरिया या टाउन हॉल वाला एरिया या बाकी सारे जो रास्ते, इन पे जो है दोनों तरफ से रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पहल की थी, मगर कहीं ना कहीं पुलिस का एक बहुत अच्छा रोल इसमें रहा है। पुलिस ने काफी अच्छा
काम जो है शहर के अंदर किया। ये नहीं हम कह सकते कि ट्रैफिक जैम नहीं लगता है, ट्रैफिक जैम लगता है और कुछ मिनट्स के लिए लगता है। पहले आप देखते थे कि आधा आधा एक एक घंटे ट्रैफिक जैम जिला डोडा के अंदर लगता है, मगर अब हम देख रहे हैं कि पुलिस इसको सुधारने में जो है दिन रात एक कर रही है और कहीं ना कहीं आवाम खुश है इस चीज से, क्योंकि लोग सवाल उठाते थे, मीडिया के सामने आते थे। आज हम देख रहे हैं कि जहां पे पुलिस डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा उनकी तरफ से इस तरह की जहां पे पहल की गई है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लोग कॉर्पोरेट पुलिस के साथ करेंगे और पुलिस इस तरह की मुहिम लगातार जिला के अंदर जारी रखेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम ज्वाइन होने के लिए। डोडा में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, चेकिंग अभियान कर रही है, तमाम तरीके की वहां पर जो है वो काम किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल पाए, आम लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो। वक्त ब्रेक का है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।